मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे यानी कि जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 97। ओके, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको अपनाने हैं, फॉलो करने हैं, उसका पालन करना है। और आप सभी बच्चे जानते हो कि लगभग 1 मंथ से आप लोग हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाते हो, एक स्टार्टिंग में दूसरा एंडिंग में। मतलब जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है मैं गुड मॉर्निंग के बाद आपको अटेंडेंस बनाने को बोलती हूँ, तो फर्स्ट वो हो गया, और सेकंड कौन सा, तो जब मैं क्लास को एंड करती हूँ और गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो गुड हैबिट टिप देने से पहले मैं आपको अटेंडेंस बनाने को बोलती हूँ, तो सेकंड वो हो गया। तो आपको हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी होगी। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं है, जैसे अभी मैंने कहा कि जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लें, 97 है ना पेज नंबर। तो देखिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे ना, रीड नहीं कर पाएंगे। और अभी हम लोग चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो हमारे पास पहले बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं तभी तो हम उसकी एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो पहले बुक होनी चाहिए, उसके बाद तो नोटबुक का पेंसिल वगैरह तो आ ही जाएगा। इसीलिए जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे पेरेंट्स को बोलकर अपनी किताबें परचेस करवा लें। और किताबों के अलावा अगर किताब है और नोटबुक ख़त्म हो गई है तो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, तो आप उसको भी पेरेंट्स को बोलकर परचेस करवाइए। तो जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है वो इस कमी को दूर करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे, जो चैप्टर का नेम था वो है लैंड, एयर एंड वाटर, जिसमें पॉइंट्स टू लर्न यानी कि जो पॉइंट्स हमें सीखना था, तो वो क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में पढ़ चुके थे। ज़मीन का अलग अलग प्रकार हम लोग ने ये पॉइंट पढ़ लिया था। कौन कौन प्रकार होते हैं, तो जैसे जो फ्लैट होता है, जो फर्टाइल वाला होता है, उपज वाला होता है ज़्यादा, वो क्या कहलाता है, प्लेन एरिया कहलाता है, प्लेन्स कहते हैं। और जो ऊंचा थोड़ा रहता है ज़मीन ऊबर खाबर, उसे हिल्स कहते हैं, और बड़े बड़े हिल को माउंटेन कहते हैं। इस तरीके का आपने जाना। उसके बाद 2 पहाड़ के बीच के रास्ते को वैली यानी कि घाटी कहते हैं। जो बलुआई और सूखी ज़मीन होती है उसे डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान कहते हैं। और क्या कहते हैं, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो प्लेन एरिया होता है, मैदानी जैसा इलाका होता है, उसको प्लेट्यू कहते हैं यानी कि पर्वत या पठार कहते हैं, पहाड़ी मैदान कहते हैं, सॉरी। और एक ज़मीन का टुकड़ा, कोई भी भाग है ना, बीच में रहता है और चारों तरफ से उसके पानी रहते हैं, तो वैसे भाग को क्या कहते हैं, तो वैसे भाग को आइसलैंड यानी कि टापू कहते हैं, द्वीप कहते हैं। उसके बाद ज़मीन का वैसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, 1 2 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, वैसे टुकड़े को क्या कहते हैं, यानी कि पेनिनसुला, प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ज़मीन का यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा केयरिंग फॉर लैंड यानी कि हम मिट्टी की, ज़मीन की कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर उसकी देखभाल कर सकते हैं। मैंने बताया था पेड़ क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, पेड़ क्या होता है, जो पेड़ का जो जड़ वाला भाग होता है मिट्टी के अंदर होता है, वो मिट्टी को जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। तो जब कभी वर्षा होती है, बहुत भारी वर्षा होती है, या फ्लड, जैसे अभी फ्लड का जो टाइम है, हर जगह बाढ़ आए हुए हैं, आपने देखा ही है, सुना है, न्यूज़ में, टीवी में देखते हैं, या आप सामने से भी ऐसा देखे होंगे, अनुभव किए हैं। तो जो बाढ़ वाला जो पानी होता है, ज़मीन को, मिट्टी को काट कर बहा कर ले जाता है अपने साथ। तो अगर वहाँ पे पेड़ होंगे तो पेड़ का जड़ ज़मीन को रोक लेगा बहने से, तो मिट्टी बच जाएगी। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और पेड़ रहेगा तो पर्यावरण हमारा दूषित होने से बच जाएगा। उसके बाद वी शुड नॉट यूज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, हमें असरणशील उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब वैसा कचरा, वैसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, अगर वो कचरा हो भी जाए बाद में तो उसे अगर हम मिट्टी में डाल दें तो वो मिट्टी में घुल मिल जाए, सड़ जाए, बायोगैस का रूप हो जाए। लेकिन जो नहीं सड़ने वाला है, नहीं गलने वाला, वैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कम से कम करने की।
उसके बाद है प्लास्टिक शुड बी बैंड, प्लास्टिक पे बैंड होना चाहिए, रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बीच में तो प्लास्टिक पे रोकथाम हुआ था लेकिन फिर से लोग यूज़ करने लगे, शॉपकीपर ही हमें दे देता है और हम मना भी करते हैं, है ना, इस तरीके से लोग करते हैं। लेकिन हमें खुद जागरूक होना चाहिए और दुकानदार से बिल्कुल ले लेनी चाहिए। उसके बाद वी शुड कंजर्व वुड, हमें है ना कंजर्व वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड मेक थिंग्स कंजर्व वुड, मतलब हमें लकड़ियों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। वी शुड मेक थिंग्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, और जो चीज़ बेकार हो गई है उससे हमें लाभदायक चीज़ बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे तो हमारा ये भी पॉइंट क्लियर है, हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज़, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ जो कि हम पढ़ रहे थे, कुछ हमने पढ़ा था कुछ बचा था, है ना। वाटर के बारे में जाना था कि वाटर क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो आप जानते हैं हम सभी इंसान, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर हो, सभी के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है उसके जीवन में, है ना। जैसे हम इंसान को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, उसी तरीके से पेड़ पौधे और जानवरों को भी जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। ओके, और पानी के सोर्स तो आप जानते हैं, सबसे मेन सोर्स है रेन, वर्षा का पानी, जो कि नदियों को, तालाब को, पोखर को भर देता है। और वो भरेगा तभी तो हम पानी उसी से ना इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपने घर में मोटर लगा लें या हम हैंड पाइप का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ है। और हमें क्या करना चाहिए, जो ट्यूबवेल होते हैं, चाहे वो वेल होते हैं या रिवर के पानी होते हैं, ये सब साल्टी नहीं होते, ये पीने योग्य होते हैं। इसे हमें फिल्टरिंग करके या क्लीनिंग करके साफ करके पीना चाहिए। अब हम वाटर बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। क्या है ये जो, हाँ, बुक वाले बच्चे पेज नंबर 97 ओपन करके, जहाँ पे मैं पढ़ा रही उंगली रखिए, और जिनके पास बुक नहीं है वो मेरी तरफ देखेंगे भी और मेरी बातों को सुनेंगे। अब बुक वाले बच्चे बुक को देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। क्या है, ए स्ट्रीम इज़ अ स्मॉल रिवर, स्ट्रीम जो होता है यानी कि झरना होता है, बड़ा बड़ा नाला होता है, आप बुक में देख सकते हैं इस प्रकार का। ये जो है ये छोटी नदी कहलाती है। नदियों जैसा इसका बहाव होता है, बहाव बिल्कुल नदी जैसा रहता है, लेकिन नदी जैसा ये स्पेस नहीं लेती है, ये कम जगह में बहती रहती है, इसीलिए इसको झरना नहीं तो बड़ा नाला कहते हैं। उसके बाद ए लेक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाई लैंड, जो लेक जो होता है, झील होता है, ये पानी का बड़ा ऐसा क्या होता है, अंश होता है, जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है। मतलब ज़मीन रहते हैं और बड़ा सा काफ़ी दूर तक फैला रहता है वो लेक इस तरीके का। तो ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है। जैसे आइसलैंड आपने पढ़ा ना, ये जो आइसलैंड के बारे में कि बीच में ज़मीन का टुकड़ा, चारों तरफ पानी, उसी तरीके से सेम क्या है, तो इसमें सेम है लेक में कि लेक बीच में रहता है, चारों तरफ से ज़मीन रहती है। और आइसलैंड में उल्टा है कि बीच में मिट्टी और चारों तरफ से पानी, तो वो द्वीप कहला गया, आइसलैंड कहला गया। और बीच में पानी, चारों तरफ से ज़मीन, तो वो क्या कहलाया, तो वो लेक कहलाया, झील कहलाया। तो ये है ना बड़ा सा है ना, पानी का अंश होता है, यानी कि पानी का जगह है जो जिसके चारों तरफ ज़मीन होते हैं। ए पॉन्ड इज सिमिलर टू अ लेक बट इट इज़ स्मॉलर इन साइज। पॉन्ड और लेक दोनों एक जैसे होते हैं, लेक मीन्स भी झील, पॉन्ड मीन्स तालाब या पोखर, दोनों एक जैसे होते हैं। आप पॉन्ड देखे होंगे, पोखर देखे होंगे, लेकिन जो जैसे पॉन्ड देखे होंगे, पॉन्ड आपने देखा गांव में अक्सर हमें देखने को मिलता है, पोखर या तालाब, ये दोनों एक जैसा है, लेक जैसा ही है, बट ये लेक से छोटा होता है, साइज़ में छोटा होता है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे गांव में जब तालाब इतना बड़ा है तो झील कितना बड़ा होगा, तो झील उससे भी बड़ा, और झील से भी बड़ा नदी होता है। ओके, याद रखिएगा। तो पॉन्ड और लेक में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर है, बस एक ही अंतर है दोनों में कि पॉन्ड जो होता है वो झील से थोड़ा छोटा होता है, याद रखिएगा। ओके, और इन सारे का पानी हम पीने योग्य इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। अब है पीछे पेज पलटिए, पेज 98, पेज नंबर 98 ओपन कीजिए। क्या है, ए रिवर हैज़ फ्लोइंग वाटर, क्या है, नदियाँ पानी बहाती है। इट इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी विच ओरिजिनेट इन स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ये क्या होती है, ये जो नदियाँ पानी बहाती है और ये बड़ा सा पानी का अंश होता है, मतलब इसमें पानी बहुत मात्रा में होती है, काफ़ी बड़ा होता है नदी। और ये कैसे उत्पत्ति होती है, मतलब नदियाँ कैसे बनती है, नदियाँ की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था ना, जो बर्फ़ होते हैं पहाड़ों पे, तो अक्सर पहाड़ पे बर्फ़ जम जाते हैं पहाड़ी इलाकों में,
तो वो जो बर्फ़ जम जाते हैं तो वो बर्फ़ गर्मियों के दिनों में पिघलते रहते हैं। और जब जाहिर सी बात है, आपने घर में भी देखा होगा, बर्फ़ जो पिघल जाता है वो पिघलने के बाद कौन सा रूप ले लेता है, तो लिक्विड रूप, यानी कि वो पिघलने के बाद फिर से पानी बन जाता है। तो वो पानी है ना, तो बर्फ़ का जो पहाड़ों पे से जो बर्फ़ है वो जो पिघल कर पानी का रूप लेता है, तो वो पहाड़ों पे से स्लिप करते करते बहते बहते एक बड़ा सा नदी का रूप धारण कर लेता है। तो नदियाँ इस तरीके से नदियों की उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हुआ है। इट फ्लोज डाउन टू दी प्लेन्स एंड इन द सी और ओशियन। ये है ना प्लेन्स में बहते हुए है ना कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, तो समुद्र या सागर में, यानी कि सी या ओशन में जाकर इसका द एंड हो जाता है। ये मतलब बड़ी बड़ी, अब देखिए जितना बड़ा वाटर बॉडी होगा उतना बड़ा होते जाएगा उसका नाम। जैसे लेक होता है, झील, स्ट्रीम होता है, उसके बाद लेक है, पॉन्ड है, उसके बाद लेक है, उसके बाद क्या है, तो नदी है यानी कि रिवर है, उसके बाद वो सी का रूप लेगा और वो भी बड़ा सी ओशन कहलाता है ना। इस तरीके से वो क्या होता है, इसी तरीके से पहाड़ों पे से जो बर्फ़ पिघलती है वो पानी बहकर है ना नदियों में शामिल होती है। वो नदियाँ धीरे धीरे ज़मीन वाले इलाकों में बहते 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 समुद्र नहीं तो सागर में, महासागर में मिल जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, बुक में आपके पेज में दिया हुआ है। अब है व्हेन अ रिवर फ्लोज ओवर रॉक्स एंड फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इट फॉर्म अ वाटरफॉल। जब रिवर यानी कि जब नदियाँ रॉक पे से यानी कि चट्टानों पे से, इस तरीके से आप देख सकते हैं, चट्टानों पे से नीचे, मतलब चट्टानों की ऊपर से ऊंचाई से गिर कर नीचे आती है, तो इस ऊंचाई से गिर कर नीचे आने को क्या कहते हैं, वाटरफॉल यानी कि झरना कहते हैं। वो झरना नहीं, शावर नहीं, जो हमारे बाथरूम में होता है, ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वाटरफॉल कहलाता है, नेचुरल झरना है, इसे झरना कहते हैं। जो पहाड़ों पे से यानी कि ऊंचाई से जो पानी पहाड़ से होते हुए, चट्टानों से होते हुए गिरती है, उस पानी को झरना कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। लोग उस तरीके के झरने को देखने आते हैं। उसको जो गिरने वाला उस समय वो जो पानी है ना, नीला नहीं दिखता बल्कि एकदम वाइट फेन जैसा, एकदम लगता है कि रूई कॉटन गिर रहा है, इस तरीके का। आपने देखा ही होगा, अगर रियल में नहीं देखा होगा तो हम लोग टीवी वगैरह में तो देखते ही हैं। उसके बाद क्या है, सीज। सीज आर डीप वाटर बॉडीज ऑफ साल्टी वाटर। सीज जो होती है, समुद्र जो होती है, बहुत गहरी पानी का अंश होता है, गहराई में होता है, लेकिन ये क्या होता है, साल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है। वेरी बिग सीज आर कॉल्ड ओशन। और बड़े बड़े समुद्र को महासागर कहते हैं। बड़ी नदियाँ को समुद्र कहते हैं और बड़े समुद्र को महासागर कहते हैं, इस तरीके से, है ना। तो आपने जाना, तो जो सी वाटर होता है या ओशन वाटर होता है वो साल्टी होता है, नमकीन, क्योंकि सी से ही ओशन बनता है। तो वो जो सी वाटर होता है वो साल्टी होता है, यानी कि खारा पानी, नमकीन पानी, जिसको पीने योग्य नहीं इस्तेमाल करते, उसका दूसरा इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे रिवर है, इस सब का पानी हम लोग पीने योग्य इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि ये पानी अच्छा स्वादिष्ट होता है, यानी कि मतलब टेस्ट, पानी का तो कोई टेस्ट नहीं होता, मतलब पीने योग्य इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नमकीन खारा नहीं होता, उससे हम खाना बना सकते हैं। तो ये था वाटर बॉडीज़, कौन कौन था, तो आपने स्ट्रीम पढ़ा, लेक पढ़ा, पॉन्ड पढ़ा, रिवर पढ़ा, वाटरफॉल पढ़ा, सी पढ़ा और ओशन पढ़ा। तो इस तरीके से जैसे आपने लैंड के अलग अलग टाइप्स पढ़े, उसी तरीके से वाटर बॉडीज़ भी आपने अलग अलग जान लिया। अब है क्लीन वाटर। अब सेकंड पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी हमने जाना, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ कौन कौन होते हैं, तो स्ट्रीम होते हैं, लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, रिवर होते हैं, उसके बाद रिवर के बाद क्या है, वाटरफॉल है, सीज है, ओशियन है। ये सभी क्या है, वाटर बॉडीज़ है। अब हम पढ़ेंगे क्लीन वाटर। वाटर जो होते हैं, पानी जो होते हैं, उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं, यानी कि हम क्या करें जो हमारा नदी, तालाब, पोखर, हर एक चीज़ साफ रहे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। वी मस्ट कीप वाटर क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री। हमें चाहिए कि पानी को हम साफ रखें और पॉल्यूशन फ्री यानी कि दूषित होने से बचाएं, उसे हम गंदा ना होने दें। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये जो फैक्ट्री है, इसका नाला कितनी दूर से, काफ़ी दूर दूर का नाला, आजकल तो हर सड़क के किनारे नाला बन गया है। अब वो नाला कहाँ जाकर अटैच होता है, तो तालाब में या नदियों में अटैच होता है। सोचिए, वही तालाब, वही नदी का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्योंकि हम हैंड पाइप या मोटर गड़वाते हैं, तो वही तालाब, नाला से ही, क्या कहते हैं, नदी से ही हमारा पानी आता है। तो वो पानी हम पीने योग्य इस्तेमाल करते हैं, भले फिल्टर करें। उसी में अगर हम गंदी चीज़ को डालेंगे तो सोचिए वो तो गंदा ही ना होगा, फिर उसी को हम पीने योग्य इस्तेमाल करेंगे तो सही है, हमारा सेहत तो और बेकार होगा, है ना। यहाँ आप देख ही सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पानी को साफ रखें और प्रदूषण से बचाएं। वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वेस्टेज फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू क्लीन नेचुरल वाटर।
पानी कब गंदा होता है आप जानते हैं? तो पानी तब गंदा होता है जब हम अपने घरों का या कारखानों का जो गंदा सामान है ना, हम है ना नेचुरल वाटर में, प्राकृतिक पानी में बहा देते हैं, फेंक देते हैं, तब पानी गंदा हो जाता है। तो इसीलिए घर का यानी कि गंदा चीज़ जैसे नाला, चाहे फैक्ट्री का नाला जो नदियों में खुल जाएगा और नदी में वो बहेगा, तो नदी के पानी को तो वो गंदा करेगा ना, क्योंकि नाला का पानी तो गंदा वैसे ही होता है, क्योंकि हम नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, हमारे घर का गंदा चीज़ वहाँ पे धुलाता है, और या फैक्ट्री का गंदा चीज़ होता है, तो वो सब चीज़ तो उसे बेकार कर देगा। इसीलिए हमें अपने घर का नाला या कुछ भी ऐसा चीज़ नदियों में नहीं खुलवाना चाहिए। वी शुड स्टॉप हाउस होल्ड वेस्टेज और फैक्ट्री वेस्टेज फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। हमें इसे रोकना चाहिए। क्या रोकना चाहिए? तो हाउस होल्ड वेस्टेज यानी कि घरेलू कोई भी कचरा हो या फैक्ट्री का कोई भी कचरा हो, उसे नदियों में, लेक्स में यानी कि झील में, पॉन्ड्स तालाब में फेंकने से, बहने से हमें इस पर रोक लगाना चाहिए। ओके, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का फैक्ट्री हो। अगर लोग अपने घर का या फैक्ट्री का वेस्टेज, कचरा या गंदा चीज़ फेंकते हैं, गंदा पानी फेंकते हैं, नाला खोल देते हैं, तो हमें इस पर रोक लगाना चाहिए, बोलना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए। ओके, हमें जागरूक होना चाहिए। वाटर इज़ प्रीसियस, पानी बहुमूल्य है, अनमोल है, कीमती है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, इसीलिए हमें पानी को नहीं बर्बाद करना चाहिए। कीमती क्यों है? क्योंकि जल से ही जीवन है। बोलते हैं ना, जल ही जीवन, मतलब जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए आपने प्लैनेट्स तो पढ़े हैं ना सोलर सिस्टम के बारे में, कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं, और 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि अर्थ पे पर्याप्त मात्रा में हवा भी है और पर्याप्त मात्रा में पानी है, जिस वजह से पानी के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, और पानी और हवा के कारण ही इस पे इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, जीवित है ना। इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि पानी गंदे हो रहे हैं और साल्टी वाटर है। साल्टी वाटर तो पहले ही पानी पीने के योग्य नहीं है ना, तो हमें इसे बर्बाद होने से, है ना, इसे नष्ट होने से हमें बचाना चाहिए। तो आपने जान लिया ना कि हम क्या क्या स्टेप करेंगे तो जिससे वाटर क्लीन रहेगा। तो इन सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो करते हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे, तो हमें उन्हें बताना चाहिए और पानी को गंदा होने से बचाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे रेम्स है, एक राइम्स है, पोएम है, हम वो देख लेंगे वो क्या है। आई एम ऑल अराउंड यू, मैं तुम्हारे चारों तरफ हूँ, तुम लोगों के चारों तरफ हूँ, बट यू कैन नॉट सी मी, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं देख सकते हो, है ना। आई एम विथ यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहती हूँ। इफ़ ओनली यू कुड फील मी, अगर तुम मुझे फील करो तो, महसूस करो तो, है ना, तो तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो क्या होता है, चारों तरफ रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता, और वो हमारे साथ होता है लेकिन हम महसूस करते तब पता चलता है। ऐसा कौन सा चीज़ है? यस, वो कौन है? एयर है। एयर मीन्स हवा या वायु, जो है ना हमारे चारों तरफ होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता, है ना, और हमें तब महसूस होता है जब वो हमारे साथ होता है, लेकिन हम महसूस करते तब पता चलता है। क्योंकि देखिए, अब कैसे हम महसूस करेंगे, कैसे जानेंगे कि हवा हर वक्त हमारे साथ होता है और हर जगह होता है? हम जीवित है ना, तो जीवित किस ज़रिए हैं? सांस ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए। जो सांस लेते हैं और सांस में जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, उसी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या है? हवा है, वायु है ना। तो वो हवा हमारे शरीर में गया, जिसको हम ऑक्सीजन का नाम देते हैं, वही उसी हवा से हम जीवित हैं। तो हवा है तभी तो हम जीवित हैं, भले वो हमें दिखाई ना दे। इससे ये प्रूफ होता है, ये साबित होता है कि हवा चारों तरफ होती है और हमारे साथ होती है, बस महसूस करने भर देरी है। अगर हम महसूस करेंगे तो पता चलेगा, है ना, कि हवा चल रही है। नहीं महसूस करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि हवा चल रही है, लेकिन हवा होती है, कभी बहुत तेज़ या कभी धीमी, मध्यम, कि हमें उसका एहसास तक नहीं होता है। ओके, अब यहाँ देखिए पेज नंबर 99 में है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई ब्लैंकेट ऑफ एयर। बोला अर्थ है ना, जो पृथ्वी है वो क्या है? चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसका हवा का एक आवरण बना हुआ है, एक परत बना हुआ है। आप यहाँ बुक में देख सकते हैं। ब्लैंकेट का मतलब कंबल होता है, यहाँ पे कंबल नहीं आवरण है। तो ये जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक परत है ना, एक आवरण है। उस आवरण को हवा कहते हैं, हवा का एक आवरण है।
इट इज़ कॉल्ड द एटमोसफेयर। तो वो हवा का जो आवरण है वो क्या कहलाता है? एटमोसफेयर, यानी कि वायुमंडल कहलाता है। ओके, पर्यावरण कहलाता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम लोग बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। पौधों, जानवरों और सभी इंसानों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होगी ही होगी। तो हम पेड़ पौधे, जानवर, चाहे हम इंसानों को सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की। उस हवा को हम ऑक्सीजन बोल देते हैं, ऑक्सीजन का नाम देते हैं। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। हम लोग हवा को देख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, लेकिन हवा को महसूस करते हैं जब ये चलती है। जैसे पंखा चल रहा है और हमें हवा कैसे महसूस हो रही है? तो हमें अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, हमारा ये दुपट्टा उड़ रहा है तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं ना कि हमें ठीक लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही। दैट मीन्स कि हवा है। तो हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं जब ये चलती है। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। देखिए, एयर मीन्स हवा और विंड मीन्स भी हवा, लेकिन एयर हर वक्त होती है, भले हमें महसूस ना हो कि हमें नहीं हो रहा है, कि तेज़ नहीं चली तो हमें फील नहीं हो रहा, पत्ता नहीं हिल रहे, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो हवा तेज़ चलती है, मूविंग एयर, इनकी चलने वाली हवा को, जैसे ये विंड कहलाएगा, पंखा विंड कहलाएगा, क्योंकि ये चल रहा है, हमें हवा महसूस हो रहा है, हर एक चीज़ हिल रहा है, चाहे वो पर्दा हो, चाहे वो कागज़ हो, या दुपट्टा हो, लोगों का कपड़ा हो, या कैलेंडर हो, उड़ रहा है। तो हमें महसूस हो रही है कि हवा चल रही है, तभी तो ये चीज़ उड़ रही है ना। तो क्या बोला है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है? तो राहुल आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? नेम द गैसेस विच यूज वाइल ब्रीथिंग। बोल रहा है उस गैस का नाम बताइए जब हम ब्रीथिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वी ब्रीथ इन, हम सांस में क्या लेते हैं? वी ब्रीथ आउट। और हम जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय कौन सी गैस को छोड़ते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, अभी भी मैंने बताया कि जब हम सांस लेते हैं, यानी कि हवा लेते हैं, तो वो हवा कौन सा रूप का नाम देते हैं उसको? तो वो ऑक्सीजन कहलाता है। तो आप क्या लिख दीजिएगा? ऑक्सीजन। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। हम लोग जो गैस को सांस के रूप में लेते हैं वो गैस ऑक्सीजन कहलाता है। ओके। और वी ब्रीथ आउट, जो हम छोड़ते हैं, तो जो एक सांस लेते हैं, एक छोड़ते हैं, तो जो लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो छोड़ते हैं उस गैस को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। तो आप लिख लीजिएगा ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन की स्पेलिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का CARBON, कार्बन, DIOXIDE, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON, कार्बन, DIOXIDE, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्पेलिंग है। ओके। ऑक्सीजन की स्पेलिंग भी मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग भी मैंने बता दिया। तो ये है। तो समझ में आया ना कि हवा हम सांस में लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं। तो जो हवा लेते हैं उसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं, और जो हवा छोड़ते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ओके। तो ये हमारा चैप्टर है। अब बचा क्लीन एयर, लेकिन हम कल इसे पढ़ाएंगे, क्लीन एयर को ना नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, कि क्लीन एयर। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आपका जो चैप्टर है वो फिर से अगेन रीड हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और हमें फास्ट नहीं बढ़ाना है। तो हवा के बारे में हमने जान लिया। अब बचा एक पॉइंट क्लीन एयर, जो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी बड़ा था, और समझने वाली बातें हैं। हमें पढ़ना है, सीखना है, समझना है, ना कि हमें किताब को ख़त्म करनी है। ये और नहीं होनी चाहिए। हमें ये हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ पढ़ें उसे सही से समझें, सही से याद करें, सही से जानें, है ना। तो इसीलिए मैं छोड़ दे रही हूँ इस पॉइंट को। हालांकि एक ही पॉइंट है, मतलब क्लीन एयर, हमें हवा कैसे कैसे साफ़ रखना चाहिए वो है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? अगेन रीड चैप्टर 14। चैप्टर 14 को आपको फिर से रीड करना है। ओके। तो ये आपका होमवर्क है। तो अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा। तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे कि जब मैं क्लास को एंड करती हूँ उस समय मैं क्या देती हूँ? एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना। आप सभी बच्चे जानते हो। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि सेफ्टी रूल है, वो ये है कि वेयर सीट बेल्ट ड्यूरिंग कार जर्नी। बोला जब आप कार से यात्रा कर रहे हो, चाहे वो कार हो,
चाहे वो ब्लोरो हो या मार्शल हो, इस तरह की कोई भी गाड़ी हो, उससे आप यात्रा कर रहे हो, मतलब आपकी अपनी प्राइवेट गाड़ी हो या आप रिजर्व कर रहे हो, तो जो भी है आप यात्रा करते हो, तो फ्रंट सीट पे जो लोग बैठे हैं उन्हें सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सीट बेल्ट होती है ना, जो लोग ऐसे करके लगाते हैं, एक लेफ्ट में होती है एक राइट में, मतलब ड्राइवर की तरफ राइट साइड में रहती है, उधर से खींच के इधर लगाते हैं, और जो ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है उसमें लेफ्ट में होती है, उधर से खींच के इधर लगाते हैं। वो जो सीट बेल्ट होता है वो क्या होता है, जर्क पड़ने पे, जर्किंग होती है, गड्ढा आती है, या हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर, तो वो जो सीट बेल्ट रहता है तो वो बेल्ट कंट्रोल करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है कि हम आगे की तरफ ना गिरे। क्योंकि अगर अचानक से ब्रेक लगी और हम आगे की तरफ कूद जाते हैं, हम चाहते नहीं है लेकिन अचानक से हो जाता है ऐसा कि हम कूद जाते हैं, तो क्या होता है, अब हमारा कांच में मुंह लग सकता है, कांच टूट भी सकता है, हमारा सर भी फट सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट में हमें चोट लग सकता है, तो हम घायल हो जाएंगे ना। इसीलिए वो जो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, वो सीट बेल्ट हमें कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है, गिरने से बचाता है, हमें इंजर्ड होने से बचाता है ना। तो सभी बच्चे इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग पीछे भी बैठे हैं, आप इसे फॉलो भी कीजिएगा। बोलेगा कि मैं तो नहीं बैठता हूँ, मैं नहीं लगा पाऊँगा, कैसे? तो देखिए, जो लोग आपके साथ हैं, अगर वो आगे बैठे हैं, चाहे ड्राइवर हो या कोई भी अंकल हो या पापा हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं ना कि पापा या अंकल या ड्राइवर अंकल, आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करो और बताइए कि इसका क्या नुकसान है, मतलब इसे नहीं उपयोग करेंगे तो क्या नुकसान होगा और इसका उपयोग करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। आप ज़रूर बताइए। तो इस गुड हैबिट को फॉलो भी कीजिए और दूसरों लोगों को बताइए भी क्या है कि वेयर सीट बेल्ट ड्यूरिंग कार जर्नी, ओके। और अगेन रीड चैप्टर 14, इसे फिर से रीड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।